हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सीए इंटर ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो क्या समझना होगा, किस तरह से समझेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर अप होगी। इसके पहले मैंने ऑडिटर्स केस स्टडी 1 ऑफ दिस चैप्टर और ऐसे 315 के हिसाब से जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जाती है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, वो हमने समझा हुआ है। वो ऐसे 315 से ही ये जुड़ा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऐसे 315 का जो नाम है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जो मीनिंग है, उसी में कहा जाता है कि एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। तो वो कैसे समझेंगे, वो क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, होप आपने वो ऐसे 315 का जो आगे का वीडियो है वो देख लिया, तो ये ज्यादा समझ में आएगा। राइट, तो चलिए समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 3.24 पर। Essay 315, identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its environment, states that the auditor shall obtain an understanding of the following. एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए यहाँ पर हमें 5 चीजें दी गई है, जिससे हमें समझना चाहिए। तो हमें पूरी ही एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा और उसके बेसिस पर हम रिस्क असेस कर पाएंगे। राइट, सो उसका फर्स्ट जो चीज है जो हमें समझनी चाहिए वो है रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको क्या लॉ रेगुलेशंस एप्लीकेबल है और क्या अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, और तो और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है वो भी हमें समझना होगा। Relevant industry factors include industry conditions such as the competitive environment, supplier and customer relationships, and the technological development. उस इंडस्ट्री में कौन कौन सप्लायर या फिर कस्टमर है, मेजर सप्लायर मेजर कस्टमर्स कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कितना है, कितनी कंपटीशन है, कितनी स्टिफ कंपटीशन है, वो सब कुछ समझेंगे। और तो और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कितने होते हैं, कितने रैपिडली होते हैं, क्या, क्योंकि उनसे फर्क पड़ेगा, उनके गोइंग कंसर्न को अफेक्ट हो सकता है, उनके कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, अकाउंट बैलेंसेस या फिर डिस्क्लोजर क्या आ सकते हैं, वो हमें समझ में आएगा। राइट, तो रिलेवेंट इंडस्ट्री को हमें समझना जरूरी है। उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं। एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर मे कंसीडर इंक्लूड मार्केट एंड कंपटीशन, वेदर एंटिटीज एंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट technology relating to the entity's product, etc. The industry which the entity operates may give rise to specific risk of material misstatement arising from the nature of the business or the degree of regulation. वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उससे उनका नेचर ऑफ बिजनेस और डिग्री ऑफ रेगुलेशन क्या है, वहां से स्पेसिफिक मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चल सकते हैं, वहां पर रिस्क हो सकता है, तो हम वहां पर फोकस कर सकते हैं। इसीलिए रेगुलेटरी रिलेवेंट इंडस्ट्री है, उनको समझना जरूरी है। राइट, देन सेकंड जो इसमें दिया था, रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। The regulatory environment includes, among other matters, the applicable financial reporting framework and the legal and political environment. जिस जो भी क्लाइंट है वो जहां पर काम करते हैं, जो इंडस्ट्री, उनके लिए स्पेसिफिक जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जैसे कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, क्योंकि उसमें पैसे जुड़े हुए हैं, तो वहां पर कुछ भी गलत ना हो, इसलिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, ज्यादा रेगुलेशंस आते हैं। राइट, कुछ चीजें, कुछ बिजनेसेस होते हैं उसमें कम रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो वहां पर रिस्क उस तरीके के नहीं होते हैं। राइट, तो कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनको एप्लीकेबल है वो हमें समझना जरूरी है, क्या क्या लॉ रेगुलेशंस एप्लीकेबल है वो जानना हमारा जरूरी है। इसी के साथ हमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी कौन सा एप्लीकेबल होगा, राइट, वो भी पता चलना चाहिए। अगर ये कंपनी है, जो भी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, वो अगर कंपनी है, तो वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। इवन एस या इंडेस की एप्लीकेबिलिटी किस तरह से, वो भी हमें देखना जरूरी रहेगा। Examples of matters the auditor may consider include accounting principles and industry-specific practices, regulatory framework for a regulated industry, legislation and regulation that significantly affect the entity's operations, including direct supervisory activities, taxes and government policies currently affecting the conduct of the entity's business, environmental requirements affecting the industry and the entity's business. राइट, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रिलेवेंट इंडस्ट्री और उनके रेगुलेटरी फैक्टर्स को देखेंगे तो पता चल सकता है उनको क्या क्या लॉ रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, उनके क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, उसकी इंपैक्ट उनके बिजनेस पर क्या आएगी, उनसे क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, वो हमें पता चल सकता है। राइट,
Examples of other external factors affecting the entity that the auditor may consider include the general economic conditions, interest rates, and availability of financing and inflation, etc. अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सारे ही इंडस्ट्री, सारे ही बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकता है, वो यहाँ पर कवर अप हो सकते हैं, जो इन जनरल होंगे, जो स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री, स्पेसिफिक टू द कंपनी, स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे, राइट। जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स है, अगर बोरोविंग्स पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए आरबीआई की नॉर्म्स के हिसाब से, तो बोरोविंग्स उनको अफेक्ट करेगा, बोरोविंग्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस है उनका फर्क पड़ेगा ही, इन्फ्लेशन की इंपैक्ट सभी बिजनेसेस को आएगी ही, राइट। तो ये जो जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस है वो सभी को अफेक्ट करेंगे, लाइक कोरोना जैसी सिचुएशन थी तो वो सारे ही बिजनेस को अफेक्ट करते ही है, तो ऐसे अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना जरूरी रहेगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट था रिलेवेंट इंडस्ट्री कौन सी है, उसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो हमें समझना जरूरी है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ द एंटिटी, उसके साथ चार और चीजें हैं। नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं, उनके मेन बिजनेस क्या है, इट्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, हाउ इट इज ओन्ड, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट द एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लान्स टू मेक इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज, ये जो एंटिटी है वो कहां पर इन्वेस्टमेंट करती है या फिर प्लानिंग कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का। इवन स्पेशल पर्पस एंटिटीज है, स्पेशल पर्पस एंटिटीज है वो सिर्फ एक काम के लिए, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए फ्रेम की जाती है और वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसको लिक्विडेट किया जाता है। तो ऐसे स्पेशल पर्पस एंटिटीज है तो उसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी क्या है वो हमें पता चलना चाहिए, वो समझना जरूरी है, ताकि यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडरी वाली चीज, वो सारी एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, वो सब कुछ पता चलेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी पता चल सकता है। एंड द वे दैट द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, ये किस तरह से स्ट्रक्चर हुई है एंटिटी और इसको फाइनेंस कहां से मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, ये सारी चीजें समझेंगे तो हमें पता चलेगा किस टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, किस टाइप के अकाउंट बैलेंसेस हो सकती है और किस टाइप के डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। To enable the auditor to understand the classes of transactions, account balances and disclosure to be expected in the financial statements, right? तो nature of entity समझेंगे, including its operations क्या है, ownership and governance structure, third point था where they are making the investments and planning to make, and fourth how it is financed and how it is structured, right? ये सारी चीजें समझना जरूरी है ताकि पता चलेगा कि ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स किस टाइप के होंगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? An understanding of the nature of the entity enables the auditor to understand whether entity has a complex structure, for example whether it has subsidiaries। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारी सब्सिडरीज है, बहुत सारे एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज है, तो वहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का रिस्क बढ़ सकता है, राइट? Complex structure often introduce issue that may give rise to risk of material misstatement. It also helps in understanding matters relating to the ownership and relationship between owners and other people or entities. This understanding assists in determining whether related party transactions have been identified and accounted for appropriately. ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से उनको फाइनेंसिंग मिल रहा है, ये लोग कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे तो पता चलेगा कौन से रिलेटेड पार्टीज है और वहां पर अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हम वो असेस कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए ये नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग दिस फोर थिंग्स, इट्स ऑपरेशंस, इट्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दे आर मेकिंग एंड दे आर प्लानिंग टू मेक, और how it is structured and ownership structure or how it is financed, ये चार चीजें हमें समझनी चाहिए ताकि पता चले, right? Examples of matters that the auditor may consider while obtaining understanding of the nature of entity include, नेचर ऑफ एंटिटी समझेंगे उसके लिए क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्या क्या समझना जरूरी है, ये एग्जांपल्स दिए हैं। Business operations such as nature of revenue sources, products or services, conduct of operations, location of production facilities, key customers and suppliers of goods and services. Business operations क्या है, राइट? नेचर ऑफ रेवेन्यू, कहां से रेवेन्यू मिलता है, क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज ये लोग सेल करते हैं, मेजर कस्टमर्स और जो सप्लायर्स इस क्लाइंट के कौन से है, राइट? इवन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कहां कहां पर है, वो सारी चीजें यहां पर पता चल सकती हैं, राइट? Investment and investment activities such as capital investment activities and planned or recently executed acquisitions.
कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहाँ कहाँ पर उनका प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का, और या फिर एक्विजिशन किया, कोई भी एंटिटी को एक्वायर किया हुआ है, तो वो सारी चीजें हमें देखेंगे। फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सच एज मेजर सब्सिडरीज, डेट स्ट्रक्चर एटसेट्रा, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सच एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस। यहाँ से हमें नेचर ऑफ एंटिटी और वो 4 चीज जो लिखी थी वो सारी चीजें पता चल सकती है। ये इनके एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल्स आपको पूछ सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट है द एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजंस फॉर चेंजेस देयरटू। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं वो बराबर है या नहीं, और अगर उसमें कुछ भी चेंजेस किए गए हैं तो वो बराबर है या नहीं, वो भी हम देखेंगे, समझेंगे और रिस्क असेस करेंगे। The auditor shall evaluate whether the entity's accounting policies are appropriate for its business and consistent with the applicable financial reporting framework and accounting policies used in the relevant industry. जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अलाउड है या नहीं। जैसे कि AS2 के हिसाब से जो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन होना चाहिए वो फीफो या वेटेड एवरेज पर ही होना चाहिए। अगर वो लीफो के बेसिस पर कर रही है तो वो अलाउड नहीं है, तो वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पर वो बराबर नहीं है। और तो और वो जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो रिलेवेंट इंडस्ट्री के हिसाब से, वो बिजनेस के हिसाब से भी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर जो क्लाइंट है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वहां पर वो जो मेडिसिन है वो सेल्फ लाइफ मतलब कि एक्सपायरी वाली होगी, तो वहां पर उनका जो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन है वो फीफो बेसिस पर ही होना चाहिए। वेटेड एवरेज भले ही अलाउड है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बट वो एज पर द इंडस्ट्री या फिर एज पर द बिजनेस वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होगा इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। फीफो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ वैल्यूएशन इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस, राइट। तो वहां पर फीफो बेसिस पर ही होना चाहिए, तो वो बराबर नहीं है तो वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ सकता है। क्लियर। Fourth, the entity's objectives and strategies and those related business risks that may result in risk of material misstatement. एंटिटी का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज क्या है और उससे जुड़े हुए बिजनेस रिस्क क्या है, राइट। बिजनेस रिस्क अफेक्ट करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में, जैसे कि गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है, राइट। तो वो भी हमें देखना जरूरी है। The entity conducts its business in the context of industry, regulatory and other internal and external factors. To respond to those factors, the entity's management define objectives, which are the overall plans for the entity. जो भी बिजनेस है वो इंडस्ट्री, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है, उस हिसाब से अपना बिजनेस करती है और उसी के बेसिस पर अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाती है और उनके बेसिस पर प्लान, और वो प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। Strategies are the approaches by which management intends to achieve its objectives. Strategies है वो किस तरह से वो objectives को achieve करना, उसका just activities है, approaches है, उसको strategies कहा जाएगा। The entities objectives and strategies may change over time. ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो सकता है, स्ट्रेटेजीज भी चेंज हो सकती है ओवर अ टाइम, क्योंकि पीरियड, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो सारी चीजें जिस तरह से चेंज होगी उस तरह से ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजीज है वो चेंज हो सकते हैं। Business risk is broader than the risk of material misstatement of the financial statements, though it includes the latter. Business risk है वो broader है than risk of material misstatement in the financial statements. Risk of material misstatement है in the financial statement है वो ऑलरेडी बिजनेस रिस्क के अंदर कवर अप होता है, बट बिजनेस रिस्क है वो ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि बिजनेस रिस्क में बिजनेस फेलियर्स, कंपटीशन, वो सारी चीजें भी कवर अप होती है, जो शायद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर अप नहीं होती है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो ऑलरेडी बिजनेस रिस्क में कवर अप किया जा सकता है, बट बिजनेस रिस्क है वो ब्रॉडर टर्म है, तो उसमें और भी रिस्क आ सकते हैं, राइट। Business risk may arise from change or complexity. An understanding of the business risks facing the entity increases the likelihood of identifying risk of material misstatement, since most business risks will eventually have financial consequences and therefore an effect on the financial statements. जनरली बिजनेस रिस्क क्या होगा कि उसकी इंपैक्ट ना किसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आएगी, क्योंकि हर बिजनेस रिस्क की इंपैक्ट तो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस तो रहती ही है, राइट। अगर बिजनेस फेलियर है, कंपटीशन है, तो किसी ना किसी तरीके से उनका रेवेन्यू कम हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है, और रेवेन्यू या प्रॉफिट अगर कम होगा तो शायद हो सकता है कि उनके जो स्टेक होल्डर्स है वो खुश ना हो, इसीलिए एंटिटी है वो उस सेल्स, रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कुछ गलत कर सकते हैं, कुछ फ्रॉड कर सकते हैं, तो वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन सकता है। इसीलिए बिजनेस रिस्क है वो किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए हमें बिजनेस रिस्क को भी समझना जरूरी होगा। However, the auditor does not have a responsibility to identify or assess all business risk because not all business risk give rise to risk of material misstatement. पर हम सारे ही बिजनेस रिस्क समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, आइडेंटिफाई और असेस नहीं कर पाएंगे, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। इवन वो सारे ही बिजनेस रिस्क है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अराइज नहीं करता है, इसीलिए हम सारे बिजनेस रिस्क कंसिडर नहीं करेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं उसी को हम कंसिडर करेंगे। Examples of matters that the auditor may consider when obtaining an understanding of the entity's objectives, strategies and related business risk that may result in a risk of material misstatement of the financial statements include industry development. A potential related business risk might be, for example, that the entity does not have the personnel or expertise to deal with the changes in the industry. Industry में development हो रहा है, वो development को ये जो entity है वो शायद cope up ना कर पाए क्योंकि उनके पास इनफ पर्सनल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज स्किल्स नहीं है, तो उस वजह से वो शायद डेवलपमेंट को कोप अप ना कर पाए, तो हो सकता है कि इनका बिजनेस फेल हो सकता है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अ पोटेंशियल रिलेटेड बिजनेस रिस्क माइट बी, फॉर एग्जांपल, दैट देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी। अगर नए प्रोडक्ट या फिर नए सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की लायबिलिटी आएगी कि उसकी भी क्वालिटी मेंटेन करे, उसको भी सेल बढ़ाए, राइट। Expansion of the business, a potential related business risk might be, for example, that the demand has not been accurately estimated. बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं बट वो शायद डिमांड का एस्टिमेशन जो किया है वो ही शायद गलत है और उस वजह से जो रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे उतना उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उतना उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो भी एक तरीके से बिजनेस रिस्क हो सकता है, राइट। तो बिजनेस रिस्क, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज ऑफ द एंटिटी भी समझना जरूरी है ताकि पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें पता चल सके। एंड द लास्ट, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे। अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड अदर्स विल मेजर एंड रिव्यू दोज थिंग्स दैट regard as important. Performance of measures, whether external or internal, create pressure on the entity. This pressures in turn may motivate management to take actions to improve the business performance or to misstate the financial statements. इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर आ सकता है रेवेन्यू बढ़ाने का, प्रॉफिट बढ़ाने का, राइट। तो वो प्रेशर है वो दो चीजें लीड कर सकता है, या फिर इंप्रूवमेंट हो सकता है परफॉर्मेंस में या फिर मिसस्टेटमेंट हो सकता है, राइट। इंप्रूव करेंगे तो अच्छी बात है बट वो गलत चीज दिखाकर वो जस्ट प्रेशर है, वो प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, राइट, कि जो एक्चुअल में सेल्स नहीं हुआ है उसको बढ़ा रहे, प्रॉफिट नहीं हुआ है उसको दिखा रहे हैं, राइट। तो वहां पर कुछ गलत हो सकता है, वो मिसस्टेटमेंट बन सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकता है, तो हमारा ओपिनियन गलत हो सकता है, ऑडिट रिस्क बढ़ सकता है। Accordingly, an understanding of the entity's performance measures assist the auditor in considering whether pressures to achieve performance targets may result in management actions that increase the risk of material misstatement, including those due to fraud. इसीलिए उस प्रेशर्स वगैरह को हमें समझना है कि क्या वो प्रेशर अगर उनको आ रहा है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल से, तो क्या वो मिसस्टेटमेंट को लीड कर सकता है, क्या वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ सकता है, क्या मैनेजमेंट कुछ गलत कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। अगर हाँ तो वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो हाई है, तो उस तरीके से हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, राइट। Examples for measuring and reviewing financial performance which may be used by the auditor may include key performance indicators, financial and non-financial, and key ratios, trends, and operating statistics. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स किस तरह से रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्वांटिटी सेल्स किस तरह से हो रहा है, की रेशियोज को हम देखेंगे, उसमें प्लस माइनस अगर हो रहा है तो वो क्या है, वो सारी चीजें हमें पता चलेगी, उससे हम रिस्क असेस कर पाएंगे। पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, पीरियड टू पीरियड, क्वार्टरली, मंथली, उस तरीके से हम देख सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। बजट्स, फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस एंड डिपार्टमेंटल और अदर लेवल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। बजट बनाया था, फोरकास्ट बनाया था और एक्चुअल में कितना हुआ है, उसके वेरिएंसेस है वो क्या बराबर है या नहीं, वो वेरिएंस का एनालिसिस कर सकते हैं, तो उससे भी पता चल सकता है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो क्या कुछ गलत हो सकता है या नहीं, वो हम अज्यूम कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उनका रिपोर्ट किस तरह से, क्या वो क्रेडिट रेटिंग अच्छा है या खराब है, उससे भी पता चल सकता है, राइट। तो यहाँ पर
था जो मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है ताकि पता चले एंटिटी और एनवायरनमेंट कैसा है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले था रिलेवेंट इंडस्ट्री, regulatory framework and other external factors including applicable financial reporting framework. सेकंड था नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग, उसमें 4 चीजें थी। सबसे पहले ऑपरेशंस, सेकंड ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, थर्ड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दे आर मेकिंग एंड प्लानिंग टू मेक इंक्लूडिंग स्पेशल पर्पस एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट, फोर्थ हाउ इट इज फाइनेंस्ड एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। राइट, ये सारी चीजें, ये चारों चीजें हमें क्यों समझनी ताकि पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस टाइप के ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मतलब ये सेकंड पॉइंट था, अब ये थर्ड पॉइंट जो हमें समझना जरूरी था, सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट, एंड चेंजेस देयर टू, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हुआ है तो वो भी देखना है क्यों हुआ है। राइट, फोर्थ था ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द बिजनेस इंक्लूड एंड उससे रिलेटेड जो बिजनेस रिस्क है उसको भी समझना जरूरी है। एंड फिफ्थ मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये 5 चीजें समझनी जरूरी है, ये हम अच्छे से समझेंगे तो रिस्क असेस हम अच्छे से कर पाएंगे और इस हिसाब से हम प्लानिंग, मटेरियलिटी, सारी चीजें भी डिसाइड कर पाएंगे, तो इसका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये 5 पॉइंट्स आपको पूछ सकते हैं, एक बार पूछा भी हुआ है, इसमें से एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके चाहिएगा। Why understanding the entity and its environment is significant? क्यों एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, क्यों वो सिग्निफिकेंट है? Understanding the entity and the environment in which it operates is very significant. It helps the auditor in planning the audit and in identifying areas requiring special attention. कहां पर हमें ध्यान देना चाहिए वो हमें पता चलेगा। Gaining knowledge about client's business is one of the important principles in developing an overall audit plan. एंटिटी को समझेंगे फिर ऑडिट प्लान अच्छे से बना पाएंगे। हमने ये चैप्टर 2 में देखा हुआ है कि ऑडिट प्लान बनाने के लिए एंटिटी को समझना जरूरी है, राइट, बट वहां पर हमने इन डिटेल डिस्कस नहीं किया था क्योंकि यहां पर वो आता है। In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. एंटिटी को समझे बिना प्रॉपरली हम ऑडिट नहीं कर सकते। जैसे कि आप सीए कोर्स क्या है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स है, चैप्टर्स है, वो समझे बिना आप अच्छे से आपका प्लान, स्टडी प्लान नहीं बना सकते, ना ही वो प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही ऑडिट जिसका भी क्लाइंट का कर रहे हैं उस क्लाइंट को समझना, उनके एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, फिर ही हम ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे। राइट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंटिटी को समझना है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राइट, हम कोई इंसान को भी समझते हैं तो वो सिर्फ एक बार समझ लिया, देख लिया, पता चल गया, ऐसा नहीं होता ना, वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे ही एंटिटी को समझना भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे ऑडिट करते जाएंगे हमें कुछ कुछ चीजें पता चलती जाएगी, हमारी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। इवन जो रिस्क असेस किया है वो भी चेंज हो सकता है। राइट, obtaining an understanding of the entity and its environment including the entity's internal control referred to hereafter as an understanding of the entity. एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल को समझना, उसको यहां पर अब क्या रिफर किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। उसमें एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल भी कवर अप हो जाते हैं। इज अ कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। उसमें हम एंटिटी के बारे में गैदर करते रहेंगे डेटा, उसको अपडेट करेंगे और एनालाइज भी करते रहेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बराबर है या नहीं वो भी हमें चेक करते रहना होगा। राइट, और अपडेट भी करते रहेंगे। The understanding establishes a frame of reference within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर हमें क्या करना चाहिए वो हम सोचते हैं। राइट, और उसके बेसिस पर हमारा ऑडिट है वो एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर। जैसे कि आप भी अपना स्टडी प्लान बनाते हो तो किस तरह से कि अकाउंट्स मुझे आता है, मुझे इजी लगता है, मुझे समझ में भी आता है, तो इसको मैं 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। राइट, ऑडिट मुझे समझ में नहीं आता, मुझे टाइम लगता है, थियरी मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो शायद 15 दिन लगेंगे। वो आपने पहले सोचा, रिस्क असेस किया, उसके बेसिस पर आपने सोचा, आपकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पर आपने जजमेंट किया। राइट, हो सकता है कि आप जैसे जैसे अकाउंट्स पढ़ने लगे, आपने 10 दिन का टाइम दिया था बट जैसे जैसे पढ़ने लगे तो उसमें से कुछ चैप्टर्स में आपको ज्यादा टाइम लग गया। राइट, तो 10 दिन की जगह पर 12 दिन हो गया, तो आपको कहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा ना, आपको प्रॉपरली वो करना जरूरी है।
राइट। इवन आपने पढ़ा तब पता चला कि इसमें अमालगमेशन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद आपने किसी को पूछा, रेफर किया, वीडियोस देखा, राइट। तो उस तरीके से हो सकता है। पहले आपको लग रहा था कि आप अकाउंट्स खुद कर लेंगे, बट अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है। वैसे ही ऑडिट में भी हो सकता है, राइट। ऑडिट आपने 15 दिन का सोचा था, बट आपने मेरे वीडियोस देखे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 12 दिन में खत्म हो गया। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट। वो चेंज होते रहता है, अपडेट होते रहता है, आप एनालिसिस करते रहेंगे, समझ में आता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ऑडिट में भी जो एंटिटी को समझा है वो एक बार कर दिया खत्म बात, ऐसा नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। और जैसे जैसे होता रहेगा अपडेशन, गैदरिंग और एनालिसिस होता रहेगा, और उस हिसाब से ऑडिट प्लान भी होगा और एक्सरसाइज भी करेंगे, राइट। तो ये जो चीज है कि प्लान द ऑडिट एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी है वो हमें कहां पर हेल्पफुल हो सकती है वो हमें नीचे दिया गया है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं। असेसिंग रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, राइट। रिस्क असेसमेंट करने के लिए हमें ये हेल्पफुल हो सकता है। डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद एस 320, एस 320 के हिसाब से मटीरियलिटी डिसाइड करने के लिए भी हमें हेल्पफुल हो सकता है, जो हम आगे समझने वाले हैं। कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्होंने सिलेक्ट की है या अप्लाई की है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो हम समझेंगे। बट जैसे जैसे इंडस्ट्री उसका ऑडिट करते जाएंगे पता चलता जाएगा कि ये सिलेक्शन और एप्लीकेशन बराबर है या नहीं। Identifying areas where special audit consideration may be necessary. For example, related party transactions, the appropriateness of management's use of the going concern assumption, or considering the business purpose of transaction. कुछ स्पेशल ऑडिट एरियाज होते हैं जहां पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़े, ज्यादा कंसीडर करना पड़े, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो वो कहां पर हो सकता है, कौन सी रिलेटेड पार्टी से यहां पर ट्रांजैक्शन है, वो आर्म्स लेंथ पर है या नहीं, वो सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बराबर है या नहीं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। या फिर जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्या वो बिजनेस पर्पज से ही है ना, वो कोई पर्सनल रीजन से तो नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस तो अकाउंट नहीं किया है, तो वो सारी चीजें हमें ये एंटिटी को समझने से पता चल सकती है। डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर हमने समझा हुआ है कि जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम कुछ एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं और उससे एक्चुअल के साथ मैच करते हैं, और अगर उसमें डिफरेंसेस है तो क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा जो उसके लिए असर्शंस चाहिए था वो हमें मिल गए हैं, नो नीड टू परफॉर्म मोर प्रोसीजर्स, अदरवाइज हम कुछ और प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, राइट। वो ऑलरेडी हमने ऐसा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर समझा है, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के लिए भी एंटिटी को समझना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एंटिटी जो है वहां पर जो वेजेस है वो उनके लेबर्स को जो पे किए जाते हैं वो उसके बारे में हमने पूरा नॉलेज ले लिया, तो पता चला कि इसमें तो 2 टाइप के ही लेबर्स है और 2 टाइप के रेट्स उनको पे किए जाते हैं, तो उन्होंने नंबर ऑफ आवर्स कितने थी और रेट्स कितने थे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेजेस एक्सपेंस बन जाएगा। तो नंबर ऑफ आवर्स और वेज रेट को हमने कंसिडर किया और उसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड वेज एक्सपेंस कितना होगा वो हमने डेवलप किया और उसको एक्चुअल के साथ मैच किया, राइट। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर ही है। तो ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए हमने जो एक्सपेक्टेशन डेवलप की कैसे कि वेज टोटल आवर्स कितने हैं और वेज रेट कितना है, तो वो उसके ऊपर हमने पूरा एंटिटी को समझा, कितने टाइप के वेजेस है, क्या क्या हो सकता है, किस तरह से पे कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखने के बाद हम वो एक्सपेक्टेशन पर पहुंच सकते हैं, तभी वो एक्चुअल से मैच हो सकती है, राइट। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के लिए भी एंटिटी को समझना जरूरी है। And last, evaluating the sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, such as the appropriateness of assumptions and of management's oral and written representation. सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं जो इंक्वायरी में हमें मिले हैं, या फिर जो अजम्पशंस लिए गए हैं उसके लिए हमने जो भी एविडेंसेस लिए वो बराबर है या नहीं, उसकी सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस इवैल्यूएट करने के लिए भी एंटिटी को समझना जरूरी है, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि क्यों हमें एंटिटी को समझना जरूरी है, वो ऑडिट में हमें कहां पर हेल्पफुल हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में। इवन इंटरनल कंट्रोल को भी समझना जरूरी है, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इलस्ट्रेशंस दिए हैं 4, 5 एंड 6, जो सिंपल है वो आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट।
ये पूरा था हमारा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। आपको समझ में आ गया ना? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट? मैं आपको वो डाउट का जरूर रिप्लाई करूंगा, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SA330 के बारे में। जो SA315 में हमने जो रिस्क असेस किया उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसके लिए क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की जाती है, वो हम SA330 में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट रहेगा, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन एंड रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।